नमस्कार। छत्तीसगढ़ शख्सियत के इस 5वें चरण में हमारे जो मेहमान हैं वो समाज की एक ऐसी इकाई है जिसके बगैर सृष्टि का एक पत्ता भी नहीं डोलता। जी हां, वो है नारी। नारी जो बना सकती है इस ब्रह्मांड की हर इकाई को। नारी जो बना सकती है इस ब्रह्मांड की हर एक इकाई को और मिटा भी सकती है समाज में फैली हर बुराई को। लेकिन क्यों मजबूर हो चुकी है नारी? क्या ममता पर बोझ पड़ गया भारी? लाख मेहनत करने पर भी नहीं रहता कोई आभारी। लाख मेहनत करने पर भी नहीं रहता कोई आभारी। हर घर में रहती है एक ऐसी ही नारी। तो मैं अपने इस कविता के बाद अपने आज के मेहमानों का इस्तकबाल करना चाहता हूं और उनसे समाज में फैली बुराइयों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे उनका सही निराकरण निकाल सकते हैं, आज हम इस विषय में करेंगे पूरी बात। तो आइए स्वागत करते हैं अपने आज के मेहमान का। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय मैं आप तीनों का लेना चाहूंगा, तो कृपया एक एक करके आप अपना परिचय देना चाहिए। मैं श्रीमती गीता शेखर चौरसिया रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा दिल्ली की महिला प्रकोष्ठ की मैं अध्यक्षा हूँ और रायपुर छत्तीसगढ़ वेलफेयर सोसाइटी की भी मैं अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद। आप मैं पूनम रोहित चौरसिया अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा दिल्ली की इकाई महिला प्रकोष्ठ आदर्श चौरसिया महिला मंच रायपुर एवं छत्तीसगढ़ की कोषाध्यक्ष। नमस्कार, मैं रश्मि सुशील चौरसिया अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महिला प्रकोष्ठ की मैं यहाँ रायपुर के अध्यक्ष हूँ। अब थोड़ा सा अपन कुछ सवालों का दौर चालू करते हैं जी। तो मेरा पहला सवाल आप तीनों से ये रहेगा कि समाज में नारियों को सही सम्मान हम कैसे दें या कैसे देना चाहिए? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और आपके प्रश्न पर ही हम लोगों महिलाओं ने चौरसिया हम लोग हैं और हम एक प्रोग्राम रख रहे हैं नारी सशक्तिकरण का। जो सम्मानित महिलाएं होती हैं उनको तो हम मंच में बुला के सम्मानित कर लेते हैं, लेकिन जो महिलाएं गांव में घरों में बैठ के अपना काम करी हैं, जैसे पापड़ बनाती हैं, अचार बनाती हैं, सिलाई करती हैं, बैग बनाती हैं, जो बहुत सारी ऐसे कुटीर उद्योग होते हैं वो करती हैं और उनको कोई जान नहीं पाता। तो हम सब लोगों ने ऐसा सोचा कि नारी का आगे बढ़ाने का सबसे अच्छा कार्य है कि उन महिलाओं को हम मंच पे लाएं और उनको सम्मानित करें। तो ये मेरा पहला कदम है। हम सभी मिल के उनको सम्मानित करेंगे और चाहेंगे कि इससे आगे भी हम लोग कोई अच्छा प्रोग्राम कार्यक्रम करें। इसमें आपने कहा कि जैसे कुटीर उद्योग और लघु उद्योग जो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाएं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसी भी हैं आज जो लघु और कुटीर उद्योग से भी नीचे के कार्य कर रही हैं। अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राह में सब्जी का ठेला लगा रहे हैं, बहुत सारी लेडीजें आजकल अक्सर आपको दिख जाती होंगी, और बहुत लोग होटल्स पे काम कर रही हैं, तो क्या उन महिलाओं को भी आप सम्मान की दृष्टिकोण पे लेके चल रहे हैं? अगर हमको पता मिलता है और उनसे उनके घर की जीविका चलती है तो हम ऐसी महिलाओं को जरूर सम्मानित करना चाहेंगे, क्योंकि वो अपने बल पे एक पूरा परिवार लेके चल रही हैं और समाज का भी भला कर रही हैं। तो मैं ऐसे जहां भी होंगी मैं प्रयास करूंगी कि उनको अपने मंच में बुलाकर सम्मानित करें। समाज की सही संरचना, चूंकि आप एक सोशल वर्कर हैं, उसके साथ साथ गृहिणी हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर हम समाज की एक सही संरचना की बात करते हैं तो हम किस तरीके से समाज को संगठित कर सकते हैं, समाज में एक नई क्रियान्वयन दे सकते हैं? समाज को संगठित करने का सबसे पहला मंत्र ये है कि पहले तो हम सब लोग जुड़ें और आपस में मिलें। सबसे प्रथम कार्य हम लोग ऐसा करते हैं कि हर महीने हम लोग मिलते हैं, तो उससे मिलने से आपस में
प्रेम जागता है, तो हम एक दूसरे के सुख दुख में आगे बढ़ते हैं। और कभी भी हमको ऐसा होना चाहिए कि कोई हमारे पास है, वो हमें बताए कि हमको दुख है, तब हम ना जाने, हमारे उससे इतनी घनिष्ठता हो जाए कि हम स्वयं जान पाए कि उसको ये तकलीफ है और हम सब मिल के उसकी मदद करें। और ऐसा कोरोना काल में किया गया है। अच्छा, बच्चों का आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों में कहीं ना कहीं बौद्धिक विकास की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। तो बच्चों के बौद्धिक विकास को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? हमारे दर्शकों को आप बताएं कि बच्चों का सही तरीके से आज के डेट में पालन पोषण कैसे किया जाए। बच्चों में सबसे बड़ा विकास की कमी हम पेरेंट्स की है। अगर हम उनको रोज का 2 घंटा अपने साथ दें, बच्चों के साथ खेलें, बच्चों को गार्डन ले जाएं या बच्चों को मंदिर ले जाएं, वो हम नहीं कर पाते हैं, तो हमारे बच्चे सिर्फ मोबाइल तक सीमित रह जाते हैं। और जिस दिन बच्चों को ये सब बैकग्राउंड मिल गया, तो बच्चों का विकास अपने आप ही होता, क्योंकि हर कोई अपने हम उम्र में सबसे ज्यादा सीखता है। लेकिन कहीं ना कहीं तो पेरेंट्स भी देखते हैं कि पेरेंट्स भी ये अपना पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं, मोबाइल पकड़ा देते हैं बच्चों को कि मोबाइल पकड़ो जब तक मैं अपने काम कर लेती हूँ। तो क्या ये साधक है कि साधक, क्या किसको क्या कहेगा? ये सही नहीं है, और अभी समय देना पड़ेगा। बहुत सारे केसेस ऐसे निकल के बाहर आ रहे हैं जिसमें बच्चों ने मोबाइल के कारण मतलब उनकी सोचने समझने तक की क्षमताएं खत्म होती देखी जा रही है। अभी हाल ही में कुछ वीडियोस निकले हुए हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने भी देखे होंगे। तो किस तरीके से इससे हम दूर हो सकते हैं, कैसे दूर करें इसको? उसका एक सबसे बड़ा हल यही है कि हम बड़ों को बच्चों में बनना पड़ेगा। जिस दिन हम बड़े बच्चे बन जाएंगे ना, हमारे बच्चे एकदम पहले जैसे हो जाएंगे, और हो भी जाते हैं। क्या आपको लगता है ऐसा कि बच्चे मतलब बड़े बच्चे बन सकते हैं? होते हैं, कुछ घरों में होते हैं, मुझे तो नहीं लगता। कुछ घरों में होते हैं जहाँ पे दादा बाबा होते हैं जी। या जहाँ पे महिलाएं घर पे रहती हैं, वो अपने बच्चों के साथ बच्ची बनती हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? यहाँ पे मैं सबसे बड़ी यही चीज बोलना चाहूंगी कि न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स समय नहीं दे पाते। बिल्कुल। सबसे माइनस पॉइंट ये हो जाता है, अपनी सुविधा के लिए वो मोबाइल दे देते हैं। तो वहीं से अपने को शुरुआत करनी पड़ेगी कि हम खुद मोबाइल उतना यूज नहीं करें जितना वो बच्चे देखते हैं, उतना ही वो भी यूज करते हैं। तो हम अपने काम के साथ साथ अगर बच्चों को भी देखते हैं, मोबाइल नहीं यूज करते, तो बच्चा भी फिर वो आउटडोर जो एक्टिविटीज होती है उसमें वो इन्वॉल्व होता है। आपको कभी गांव जाना हुआ है? जी छोटे गांव जो होते हैं, जी जी जी। आप कभी छोटे गांव जाके देखेंगे ना, तो ठीक है आपने एक बहुत अच्छा सा सब्जेक्ट लिया जहाँ न्यूक्लियर फैमिली रहती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वाइफ भी जॉब पे जा रही हैं, हस्बैंड भी जॉब पे जा रहे हैं, तो बच्चे को कहीं ना कहीं लगता है कि यार कुछ देर के लिए आए हैं, चलो बच्चे को मारने से अच्छा है कि मोबाइल ही डिमांड कर वो रहा है, अपनी भरपाई वो करते कहीं ना समय कहीं की और कुछ- कुछ नहीं। लेकिन अभी आज का दौर आप देखेंगे, कभी आप छोटे गांव में जाइएगा, वहां पे भी सेम यही चल रहा है कि वहां पे भी बच्चे इतना बुरी तरीके से मोबाइल से ग्रसित हैं कि वो मोबाइल के अलावा मतलब उनको वो दूसरी से कुछ मतलब ही नहीं। नहीं रहता। नहीं, तो उसका एक कारण देखिए, अभी मोबाइल में ज्यादा एक्टिव होने का गांव में अगर आप बोलते हैं तो ये जो कोरोना का समय चालू हुआ और छोटे छोटे बच्चों स्कूल बोल लो, कोई भी एक्टिविटीज बोल लो, पेरेंट्स ने खुद मोबाइल दिया है कि बिल्कुल। भाई आप इसको यूज करो, पढ़ाई करो। पढ़ाई तो बच्चा कर रहा है, लेकिन कितनी देर, उसके बाद जो और दूसरी चीजें रहती है उसमें बच्चे इन्वॉल्व होते गए। अब पेरेंट्स अगर उसमें ध्यान नहीं देंगे कि हमारा बच्चा कहाँ और क्या चीजें देख रहा है, तब फिर दिक्कत आने चालू हो गई है और वो एक हैबिट में आ गया बच्चों के। अभी सब चालू होने के बाद भी सारे जो बच्चों के स्कूल की चीजें आ रही वो मोबाइल पे ही आ रही है, तो नहीं चाहते हुए भी पेरेंट्स को मोबाइल उनको देना पड़ रहा है। और चलिए, मोबाइल में एक चीज़ और आजकल बड़ी कॉमन हो गई है, बहुत ज़्यादा नाम आता है सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गंदगी बच्चों को दे रहे ये हैं। तो सही है। और बच्चे अभी, मैं ऐसा भी कहूँगा कि बहुत छोटे बच्चों को आज वो चीज़ें अभी पता है, 2-4 साल 5 साल के बच्चों को, जो हम लोगों को 15 से 20 साल में भी पता है। नहीं, बिल्कुल सही है। तो क्या लगता है कि क्या परिवार में मोबाइल की प्रेजेंट इतनी जरूरी है? लेकिन दोनों प्लस माइनस है दोनों इसके। समय के साथ थोड़ा देना भी पड़ता, लेकिन आप उनको जब करते रहो। जरूरत के लिए यूज यूज करो। करिए। अभी एक चीज और बहुत अच्छा आज देखने को हमारी मिलता है। ही पोती है, अब देखो उसके साथ जब उसकी दादी या मम्मी खुद खेलते रहते हैं, भूल जाते हैं मोबाइल। अभी बहुत लेकिन- अच्छी चीज देखी जा रही है कि आजकल पहले स्कूल्स में मना करते थे कि मोबाइल लेके आना बिल्कुल मना, हाँ, अभी भी मना करते हैं, लेकिन वो जो सिलेबस देते हैं वो पूरा मोबाइल पे देते पूरा हैं। पूरा पूरा तो कभी आप लोगों को ऐसा लगा कि ये गलत है? नहीं, बहुत बार लगा कर कह सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते?
कहीं ना कहीं ये स्कूल भी इसके लिए इसके लिए जिम्मेदार है। जिम्मेदार है। वो अपनी सुविधा के लिए वो सब कर रहे हैं, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये बच्चों पे निकल रहा है, दिक्कतें ये आ और रही हैं। अभी आपने स्कूल की बात की, मैं स्कूली शिक्षा पे भी आना चाहूंगा कि जैसे अभी आपके बच्चे शायद छोटे छोटे होंगे, कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि आज जो बैगों का वजन हो गया जी। है वो इतना ज्यादा हो गया है कि जब पेरेंट्स, फादर या मदर अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, मैं भी फील करता हूँ, मेरा भी छोटा बच्चा है, तो मेरे को लगता है कि इसका बैग तो मेरे भी बैग से भारी। बिल्कुल सही है। रहता भी है। मतलब अगर हम बात करें तो 1 करोड़ रुपए की वैल्यू की हम बात करें कि 1 करोड़ वैल्यू से भरा हुआ बैग जितना भारी होता है उतना ही भारी बच्चे का बैग होता है। और उसके बाद भी कई स्कूल्स ऐसे हैं जो 2 से 3 माले ऊपर है और वहां लिफ्ट की सुविधा भी नहीं दी जा रही। नहीं, तो क्या लगता है कि बच्चों के साथ कहीं ना कहीं अत्याचार नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा अत्याचार है। ही है ये। हम तो बिल्कुल चाहते हैं शिक्षा पे जरूर मोदी जी को ध्यान देना चाहिए कि नहीं। हमारी शिक्षा प्रणाली कुछ ये बदले। एक्चुअल पेरेंट्स ने ये चीज उठानी बस। चाहिए कि इतनी पुस्तकों की कोई जरूरत ही नहीं हर है। चीज के लिए बाहर से नहीं आएंगे, अपने को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा इन चीजों के लिए। और जब तक सब पेरेंट्स इकट्ठा होकर ये चीज नहीं बोलेंगे तो बिल्कुल। उसकी सुनवाई भी नहीं होती है। लेकिन स्कूल में कुछ पेरेंट्स नहीं बदल सकते जब तक का कुछ कड़ाई ना हो। आप किस तरह की कड़ाई, मतलब कुछ सुझाव दीजिए आप कि ताकि थोड़ा सा देखिए- शायद आपकी इस वीडियो के माध्यम से लोग देखें और उस कड़ाई वाला जो आप बात आगे बताने वाली हैं उस कड़ाई को लोग फॉलो करना चाहिए। देखिए, पहले हम अपने बच्चे को पहली में डालते थे बिल्कुल और जब हम उससे 20 का पहाड़ा भी पूछते थे ना तो मुंह जवानी बता देता बता था। देता था। आज हम अपने बच्चे से पूछेंगे भी तो वो कहीं लड़खड़ा जाएगा, उत्तर नहीं दे पाएगा। बिल्कुल 1 साल जो पढ़ता है दूसरे साल उसको कुछ याद ही नहीं रहता। बिल्कुल। तो इसका कारण क्या है? इतनी सारी पुस्तकें हैं कि दौड़ में हमने भी उसको दौड़ा दिया है। लेकिन इन पुस्तकों की जहां आप बात कर रही हैं तो इन पुस्तकों में क्या आपको लगा कि आपने भी शिक्षा दीक्षा ली है? एक पुराने समय की बुक्स होती थी जहां पे इतिहास होता था, हाँ, जहां पे संस्कृत होती थी, हाँ, जहां पे मतलब हमें वो ज्ञान मिलता था जिस ज्ञान के बलबूते पे आज हम यहाँ पे बैठ पाने में सक्षम हैं। तो क्या लगता है कि आप आज आगे आने वाली पीढ़ी को क्या इतिहास का पता होगा, नहीं, क्या संस्कृत का पता होगा, या बस वही इंग्लिश के टूटे फूटे शब्दों में बात करो बस और अपने काम को आगे बढ़ाना? वही उसका कुछ अगर बदलने का प्रोसेस हो तो जरूर आप वहां तक हम लोग की बात पहुंचाइए। नहीं, आपकी बात बिल्कुल देखिए, आप मेन चीज ये है कि जो प्रेशर आज बच्चे में डाला जा रहा जी है वो प्रेशर ऑटोमेटिक पेरेंट्स में आता है। वो बच्चे को जो आप देते हो करने के लिए, वो बच्चा 2 साल 3 साल का बच्चा क्या प्रोजेक्ट करेगा? जिसको अभी पेन पकड़ना सीखा बिल्कुल। हुआ है, आप उसको क्राफ्ट कर बनाना, ये बना के लाओ, वो सिर्फ पेरेंट्स बनाते हैं। उन टीचर्स को भी मालूम है कि इतना तो बच्चा बना ही नहीं पाएगा। तो ये एक तो बड़े स्कूलों के चोचले हैं कि ये दुनिया की चीजें कराते हैं, उसमें पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, बच्चा कुछ नहीं करता, और ना बच्चा इधर का रहता है ना बच्चा उधर का रहता है। बच्चों में अभी एक और नया ट्रेंड चला हुआ है आजकल, मैं अक्सर देखता हूँ कि कभी टमाटर बन के आना है, जी कभी हाँ। केला बन के आना है, हाँ। तो कभी आपको कुछ मतलब फैंसी ड्रेस की उसकी मुझे आप बात- ऐसा लगता है ना स्कूल वालों को ये सब चीजें खुद से वहाँ कराना चाहिए कि अगर बच्चा क्रिएटिव हो। अगर कोई गरीब है, वो जी। केवल इतनी पैसे कमा रहा है कि वो अपने बच्चे को अच्छी स्कूल में पढ़ाना चाहे, तो वो तो शायद पढ़ा सकता है। लेकिन ये जो सिस्टम फॉलो किए जाते हैं रोज, और ड्रेसेस का एक अलग से सिस्टम चला हुआ है कि आजकल मेरे को लगता है वीक कि में हाँ, 3-4 हर ड्रेस स्कूल में रहते 3 ड्रेस हो रहे हैं। पाँच जी, जी। 5 दिन के 5 ड्रेस। मतलब आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं इस व्यवस्थाओं पे रोकथाम होना चाहिए, इन बिल्कुल व्यवस्थाओं होना को चाहिए। रोका जाना इसको चाहिए? सिर्फ स्कूल को प्रोफेशनल बना दिए, बिजनेस बना दिए। बिल्कुल। बाकी आप शिक्षा नहीं रह गई। शिक्षा कम है, बाकी की चीजें ज्यादा है। आपने अपने दिखावा। बच्चों की कभी बुक्स उठा के देखी कि मतलब जैसे मेरे ख्याल से आप लोग की एज और मेरी एज लगभग बराबर होगी, जी, हम लोग जब पढ़ा करते थे उस समय काफी सारी कविताएं आया करती जी, थी। जी। वो कविताएं ऐसी थी कि जो कहीं ना कहीं आज भी हमें याद है और हम गुनगुनाते हैं उनको। गुनगुनाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे की बुक्स में जो कविताएं हैं या जो भी है वो तो वो एक साल कभी बाद आपको भी काम उनको आएगी? याद नहीं रहता हाँ। 6 महीने बाद भी बच्चे वो भूल याद जाते नहीं हैं। रहता है, क्योंकि हमारे समय क्या है, उसको बार बार रिपीट कराया जाता था। एक ही कविता बहुत देर सब्जेक्ट तक कम चलता थे था। उस और समय बहुत सिलेबस सारे कम सब्जेक्ट, था। हाँ, बहुत सारे सिलेबस लेखक आते कम थे, था। मुंशी प्रेमचंद आते थे, जी। और है ना? भाई एक और भी चीज और बहुत है, बड़ी-बड़ी हस्ती थी। यहाँ सेमेस्टर वाइज होता है। बिल्कुल। एक सेमेस्टर हुआ वो खत्म हो जाता है। हम क्या है, चाहे हम लोग तिमाही दिलाते थे, 6 माही दिलाते थे, फिर वार्षिक। वार्षिक होता था तो उसमें क्या है, हम लोग टोटल पढ़ते थे शुरू से लेके लास्ट लास्ट तक। तक। अभी के तो बच्चे छोड़ देते हैं ये उसको। साल की बुक्स आपको अगले साल काम आना नहीं है।
जी। चेंज। वो तो उसी सीजन में भी हाँ, नहीं आना है। वो- जो फर्स्ट टर्म हुआ फिर वो चैप्टर पूरे छूट जाते हैं। ये भी एक वो- बहुत बड़ा मैटर है। वो पहले repeat बहुत नहीं बड़ा। होगा। पहले एक बुक्स लेने पे एक परिवार के पूरे पूरे बच्चे बच्चे पढ़ पढ़ते जाते थे। हैं। हाँ हाँ, ये भी बिजनेस और हर साल आज- चेंज। आजकल ये भी नहीं कर सकते कि हम अपनी बुक्स उठा के किसी गरीब के बच्चे को नहीं। अरे दें। आप अपने दूसरे बच्चे को नहीं पढ़ा सकते कि चलो और वो दूसरा ही उसमें पढ़ेगा। जो एक्टिविटी बुक और वो जिसमें फिलअप्स रहते हैं जी। वो एक बार भर जाते हैं, फिर टीचर्स उसको अलाउ नहीं करेंगे। आपको न्यू ही चाहिए क्योंकि उसको वो चेक करेंगे। अभी थोड़ा सा जब अपन बुक्स शिक्षा पे बात कर रहे हैं जी। तो अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आया है बायजूस, जी। शायद वाकिफ होंगे आप लोग। जी। जी। बायजूस के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? क्या एक अच्छी शिक्षा बायजूस के थ्रू आउट दी जा रही है या नहीं? बिजनेस का एक नया फंडा है मात्र जी। जब आपको स्कूल भेजना है तो बायजूस की जरूरत क्या है, फिर टीचर्स की क्यों जरूरत है? यानी हम वहाँ पे भी उतनी फीस पेड करें और यहाँ पे भी इतना वो उनका जो रहता है पूरा वो भी बहुत कॉस्टली रहता है, उसको भी ले तो फिर मतलब क्या है फिर और पढ़ाने का? उनसे आप फीस पूछेंगे तो वो बोलते हैं आपके बच्चे का पहले हम इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद उससे क्वेश्चन पूछेंगे, फिर हम फीस डिसाइड करेंगे। तो बच्चा डिप्रेस तो ऐसे ही हो जाएगा कि मुझे नहीं आया, तो वो तो और डिमोशन पे जाएगा, वो बेचारा कर पढ़ेगा। नहीं, मैं बता देता हूँ क्योंकि मैंने मूर्खता की है कि मात्र उसमें क्लास 1 से क्लास 5 तक का जो बजट आता है वो 1 लाख रुपए का आता है और उन लोगों की पढ़ाई का स्तर जो है नो डाउट बहुत हायर है। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आता कि कहीं ना कहीं मैं मोदी जी की एक चीज़ से थोड़ा सा नाराज होता हूँ कभी कभी कि मोदी जी ने इंडिया में डिजिटलाइजेशन तो चालू कर दिया लेकिन लोगों को डिजिटल बनाना भूल गए वो। तो कहीं ना कहीं मुझे बायजूस का भी जो फंडा समझ में आता है वो यही आता है कि जिस बच्चे को ए नहीं आता उसे हम एप्पल पढ़ाना चालू कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने बायजूस में ये कमी देखी कि और उनके द्वारा मैं आपको ये बताना भी चाहूँगा कैमरे के माध्यम से कि बायजूस नो डाउट एक बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ा काम कर रही है पढ़ाई के क्षेत्र में। लेकिन बायजूस की जो भी लोग आते हैं आपको कन्विंस करने आते हैं वो लगभग आपसे झूठ बोल के जाते हैं, वो केवल आपसे बिजनेस करते हैं और आपके पैसे हटते हैं और चलते बनते हैं। उसके बाद उनके द्वारा कोई भी सेवाएं आपको नहीं दी जाती। तो ऐसा हमेशा वो देखा जाता है। मैंने कई दोस्तों के लिए बोला और दिलाया भी, मैंने खुद भी लिया। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था कि बायजूस मतलब बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। आपके बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं वहीं पे आप ध्यान दीजिए, वो ज़्यादा अच्छी पढ़ाई आपको कराएंगे। चलिए सवालों के इस चरण में आगे बढ़ते हुए हम आपके थोड़ा सा आपने एक प्रोग्राम का जिक्र किया हमसे, उस प्रोग्राम के बारे में जानना चाहेंगे कि ये जो नारी सशक्तिकरण का आप प्रोग्राम कर रहे हैं, इस नारी सशक्तिकरण के प्रोग्राम में क्या आप केवल अपने समाज के लोगों को पुरस्कृत कर रहे हैं या अदर समाज के लोगों को भी पुरस्कृत करने का कार्य कर रहे हैं? नहीं, अभी तो हम सिर्फ अपने समाज के ही लोगों को पुरस्कृत कर रहे हैं। जो हमारी महिलाएं बताया ना आपसे घरों में रह के काम करती हैं, जिनको कोई पूछता भी नहीं है, तो हमने कोशिश की है, एक प्रयास किया है कि उसमें वहाँ से महिलाओं को लाएंगे, उनको इस मंच पे बुला के उनके बायोडाटा पढ़ेंगे, उनको सम्मानित करेंगे और जो भी हमसे होगा मोमेंटो या शॉल जो भी हम उनको देंगे। आपको ऐसा नहीं लगता कि नारी सशक्तिकरण के इस प्रोग्राम में कहीं ना कहीं आपको उन्हें कुछ एक अलग मोटिवेशन भी देना चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी को जीने के लिए थोड़ा सा उनकी जिंदगी जो है जो काफी कठिन दौर से गुजर रही है वो कहीं ना कहीं सहज हो जाए? हाँ, उसके लिए एक सरकारी लघु उद्योग के अधिकारी को हम बुलाए हैं जी। क्योंकि ये तबके की लेडीज लोगों को कुछ योजनाएं मालूम नहीं होती जो जी, गवर्नमेंट की स्कीम बेसिकली। चलती है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि इनको बुला के देखिए, पहचान दिलाना, सम्मान कराना तो ये ये अलग अलग मुद्दा चीज़ है, बिल्कुल। मेन चीज है कि हम उनको ये सब चीजों से अवगत कराना अवगत चाहते हैं कराएंगे। ताकि आप आगे बढ़े उस चीज को। ये तो हम केवल सम्मान कर सकते हैं, हाँ, उनका पेट सम्मान नहीं भर नहीं। सकते। उससे देखिए आप उनको आगे तो नहीं बढ़ा सकते। दूसरी बिल्कुल। बात आप ये सोचिए, मुझे अभी भी ऐसा लगता है नारी सशक्तिकरण तो बोलते हैं बिल्कुल। लेकिन क्या असल में हो रहा है ये चीजें? तो हम खुद के लिए खुद आगे बढ़ना चाहिए। तो कई लेडीज है जो काम कर रही है, उनको पहचान नहीं है इस चीज की, बिल्कुल। यानी फैमिली भी उसकी कदर नहीं करती है कि अरे ये तो कर रही है, घर चला रही है, खुद का घर चला रही है। लेकिन आप ये समझिए वो कैसी स्थिति से वो गुजरती है, तो वो उस चीज को हम मंच पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे आपके समाज में भी ऐसी, मैं कहना चाहूंगा कि और माफी भी चाहूंगा, भगवान ऐसा ना करे, आपके समाज में बहुत सारी लेडीज ऐसी होंगी जो कहीं ना कहीं दहेज प्रथा का शिकार है, जी। जो कहीं ना कहीं नशे का शिकार हो चुके हैं उनके घर के लोग, और वो विडंबना केवल वो महिला झेल रही है। जी, बराबर। तो मैंने जैसा कि आप लोगों के इंट्रोडक्शन में मैंने कहा अभी एक शब्द मैंने कि क्या
महिला पे बोझ पड़ गया है भारी, ममता से ज्यादा बोझ पड़ा है भारी, ऐसा करके मैंने कुछ वहां पे बोला है। तो क्या आपको लगता है कि वो वाकई एक बड़ा बोझ हो गया उनको? प्रेशर तो देखिए लेडीज पे रहता ही है। अगर ठीक ठाक फैमिली मिल गई तो चल जाता है, लेकिन अगर हस्बैंड को किसी नशे की आदत है या बच्चों को कोई चीज की अगर दिक्कत आ रही है तो पूरा प्रेशर लेडीज पे रहता है। अगर जेंट्स काम भी नहीं कर रहे, घर का जो प्रमुख है काम नहीं कर रहा है, तो लेडीज को तो काम करना जरूरी है। तो वो किस लेवल से अपने हस्बैंड से, अपने ससुराल वालों से, अपने समाज से लड़के कैसे अपना काम स्टेबल करती, क्योंकि वो घर में रहते रहते बाहर कदम निकालना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो वो चीज का जो संघर्ष होता है उसको हम ऊपर लाना चाह रहे हैं कि हम उनको और क्या अपन उनकी सुविधा के लिए उनको क्या मदद कर सकते हैं। देखिए आर्थिक मदद एक बार ही कर सकता है आदमी, लेकिन हमको उसको बढ़ाने के लिए अगर हम समाज में मंच पे लाते हैं तो पूरे समाज वाले भी जो भी वो काम करते हैं उसका फायदा लेके उनको ऐसे यानी उनकी सुविधा का लाभ लेके उनको सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा, हम गवर्नमेंट स्कीम जो चल रही है उनके अधिकारी को भी बुला के या लोन जो देते हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी मुहैया कराएंगे। फिर उनको अगर लगता है कि उनसे बात करना तो हम लोग फोन नंबर वगैरह भी देंगे, और हमारे तरफ से जितनी मदद हो सकती है, जब तक अगर लोन लेना है तो प्रोसीजर है, बहुत सारी चीजें रहती, उसके लिए हम उनको हेल्प करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है, देखा जा रहा है कि लोन ऑफिसर, जैसे आपने बोला कि मैं एक लोन ऑफिसर्स को हम लोग इनवाइट कर रहे हैं, वो आपकी अपनी पूरी योजनाओं के बारे में वहाँ पे बताएंगे। होता क्या है, लोग योजना तो बता के जाते हैं, लेकिन योजना के साथ साथ होता क्या है, जो बैंकिंग सेक्टर होता है, बैंकिंग सेक्टर वहाँ जो जिसको पैसे देने हैं वो पैसे देने में बहुत सारे आने का वही बोला मैंने आपको कि हम योजनाओं को बता देना तो बहुत सहज है, लेकिन उस योजना को पूर्ण करना वो थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और जहां पे उस वर्ग के लिए जो रोज खाने कमाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, तो वहां पे भी क्या आपका कोई ऐसा रुझान, आपके द्वारा किसी ऐसी कमेटी का गठन किया गया है कि अगर आपको कोई तकलीफ आती है तो उस तकलीफ में हम खुद आपके साथ बैंक चलेंगे? ये हमारा पूरा महिला मंच की टीम है। अगर ऐसे कोई भी लेडीज आगे आती कि नहीं भैया मेरे को ये चाहिए, तो हम उनको पूरा गाइड करेंगे, और हमारी टीम से लोग जाके वो पूरी प्रोसीजर कर रहे हैं। आज हर समाज के द्वारा एक बहुत उत्तम कार्य किया जा रहा है, वृक्षारोपण का। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है कि पर्यावरण पूरी तरीके से खराब हो चुका है। आपके द्वारा कभी कोई ऐसा कदम जो पर्यावरण के आगे बढ़ाओ? किए हैं हम लोग, वृक्षारोपण भी। अभी तक कितने वृक्षों को आप लोगों ने लगाया है? देखिए हमारा जो महिला मंच है वो नेशनल लेवल पे है। बिल्कुल जी, जब ये पर्यावरण दिवस भी आता है तो हम एक साथ हर शहर में ये चीजें करते हैं। जो हमारा ग्रुप सब जगह है, वो लोग अपने अपने शहरों में, अपने घरों में, अपने आसपास, जरूरी नहीं है कि भाई कोई एक जगह इकट्ठे, जो जहाँ रह रहा है वो वहाँ वृक्षारोपण करता है। उसको हम लोग ऑनलाइन प्रोग्राम रख लेते हैं। हाँ, जो जहाँ जहाँ से करता है पूरा। और आप लोग किस किस तरह के प्रोग्राम करते हैं अपने समाज से बढ़ाने के लिए? क्या क्या कार्य करते हैं, थोड़ा सा बताइए। एक बार हम लोगों ने अंगदान का ही प्रोग्राम किया था, ऑनलाइन किया था। वो हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम था। अंगदान के ऊपर अभी सबको विशेष जानकारियां नहीं है, तो उसमें जो डॉक्टर्स होते हैं, नागपुर में थे वो हमारे डॉक्टर, तो हमने वो ऑनलाइन पूरा प्रोग्राम कंडक्ट किया था। और उसमें हमने पंडित जी को बुलाया। हाँ, और यानी जैसे बोलते हैं भाई आपकी आँख चली गया, आँख का दान कर देते हैं तो मुक्ति कैसे होगी, तो उसके लिए हमने अपने पंडित जी को भी बुलाया था बनारस से, कि उनने फिर बताया था कि अंगदान यानी सबसे बड़ा दान होता है। तो यानी दोनों जो चीजें होती है, क्योंकि मनुष्य बहुत घबराता है अंगदान करने से कि भैया मुक्ति नहीं होगी, सब शरीर के अंग चले जाएंगे तो फिर हमको दूसरे जन्म में नहीं होगा, ऐसा सबको भ्रांतियां रहती है। तो वो सब चीजों को कॉन्सेप्ट हमने उस समय क्लियर किए थे, तो उस समय हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लगभग कितने लोगों ने आप लोगों की इस प्रोग्राम के तहत अंगदान में आगे बढ़ के हिस्सा लिया? 4-5 लोग हो गए प्रोग्राम एट ए टाइम पे, तो प्रोग्राम उसी समय प्रोग्राम देख के लोगों ने फॉर्म 4 से 5 लोगों ने आपके समाज के हैं जो जी उन्होंने अंगदान ये यहाँ पे हमने ऑनलाइन किया था नागपुर में, लेकिन हमारा ओपन कार्यक्रम था इसका, उसको भी बहुत सफलता मिली थी। अभी आप देख रहे होंगे सिंधी समाज की एक यूनिटी है, उसका नाम बढ़ते कदम है, और बढ़ते कदम में अक्सर बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य किए जाते हैं। और लगभग मैंने अभी तक जो ग्राफ देखा है कि नेत्रदान का जो सबसे बड़ा ग्राफ अगर देखा जाए तो शायद बढ़ते कदम में ले चुका है। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे दानों अंगदान करते हैं। तो आप लोगों के समाज में कभी अंगदान को लेके
आप लोगों ने ये प्रोग्राम कब किया था, पहले ये मुझे बताइए। ये हम लोग 6 महीना हो गया। 6 महीना। तो क्या आपको लगता है कि इस प्रोग्राम को लगभग एक टाइम लिमिट पे हमें करते रहना वो चाहिए? रिवाइज हाँ। करना ही पड़ेगा इसको। क्योंकि हर साल हर बार एक अगर बार 5-5 भी हाँ। आते हैं तो मेरे ख्याल से एक दिन बहुत बड़ा- इतना बड़ा समूह हो जाएगा कि बहुत बड़ा। हमारे समाज का एक अलग गौरव दिखा जाएगा। जी। और सबसे पहले कि आज अभी हमने मोबाइल पे बात की, हमने एजुकेशन स्तर पे बात की, हमने पर्यावरण पे बात की, अंगदान पे बात की। अभी चूंकि अब आप लोग महिलाएं हैं और महिलाएं ही सब बनाती हैं, सब बिगाड़ती हैं, मैंने अभी कुछ कहा भी था। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि अब थोड़ा सा मैं एक राजनीति को लेकर के पक्ष को रखना चाहूँगा कि इस बार दोनों पार्टियों के द्वारा कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा टिकट महिलाओं को दी गई ताकि महिला सशक्तिकरण आपका जो प्रोग्राम है वो आगे बढ़ सके। और कई जगह से देखा जा रहा है कि महिलाएं ही अच्छे पदों पे चुन के आ गई हैं, हाँ। विधायक बन के बाहर निकली हैं। लेकिन मंत्री पद की जहां तक अपन बात करें तो अभी ये बहुत पीछे जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो महिला बाल विकास का एक मंत्रालय है वो महिलाओं को ही देना चाहिए या कोई पुरुष भी उसको अच्छी तरह जिम्मेदारी निभा सकता है उसकी? मैं तो कहूँगी महिलाओं को देना चाहिए। हमारा वार्ड हमेशा महिला वार्ड भी रहा है और हम थोड़ा महिलाओं के फेवर में रहेंगे तो उनके बाल विकास तो महिलाओं को ही देना चाहिए। एक ऐसा भी कह सकते हैं कि पुरानी तो अनिला भेड़िया जी थी जो महिला बाल विकास मंत्री थी, और अभी नवीनतम नाम सामने नहीं आ रहा है क्योंकि 14 तारीख को हाल ही में जो मंत्रिमंडल बनना है उस पर शायद अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद किसी महिला को ही ये मंच दिया जाएगा ताकि वो महिलाओं को सही तरीके से समझ समझ सकें, सकें। उनकी बच्चों को भी प्रॉब्लम्स समझ को सकें। फेस कर सकें, हाँ। बच्चों की प्रॉब्लम को फेस कर सकें और समाज के लिए एक अच्छा कार्य कर हाँ। सकें। हम आज 2023 में चल रहे हैं। 2023 से कुछ समय पहले एक बड़ा बुरा दौर हमने भी देखा, आपने भी देखा, जो दौर था कोविड का, जो कहीं ना कहीं समाज को, व्यक्ति विशेष को बहुत बड़ा फर्क डाला है। बहुत लोगों ने कोविड में बहुत कुछ खोया है तो बहुत लोगों ने कोविड से कुछ पाया भी। मैं कोविड को लेके एक एक करके आप लोगों के ओपिनियन लेना चाहूंगा कि कोविड में आपको कैसा हो, क्या अनुभव हुआ, क्या मिला, क्या? कोविड में सबसे बड़ी बात तो ये थी हम लोगों ने एक दूसरे को पहचाना। जो स्वार्थ कह लो या जो भी इससे लोग थे जो कटे कौन अपने थे, ये कोविड ने समझाया कि जिंदगी में कुछ भी सच नहीं है, सब कुछ मिथ्या है, इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है, ये कोविड ने समझाया। और परिवार में एक दूसरे के लिए क्या प्यार होता है वो हमको कोविड ने समझाया। जो भागते दौड़ते जिंदगी में कभी एक टेबल बैठ के खाना नहीं होता था, 2 साल कोविड ने वो टेबल पे ही बैठा के सबको खिलाया और सब में आपस में एक दूसरे के लिए ललक थी कि आज ये हमारे पास रहे, ये अच्छा रहे। ये कोविड ने हम लोगों को दिया और अपने पराया का सबसे बड़ा सबक सिखाया। कोविड में आपको कुछ ऐसा लगा, आपने किया ऐसा कुछ कि जो आपके बहुत पुराने गेम्स रहे होंगे, हाँ, जो आपने शायद अपने बच्चे से भी शेयर नहीं किया लेकिन हमने अपने नाती से शेयर किया, ऐसा हाँ। कुछ आया क्या दौर आपको? हाँ, ऐसा था। लूडो खेल रहे थे, सांप सीढ़ी खेल रहे थे, जो बच्चों के साथ खेल सकते तो आपको थे। याद था लूडो और सांप सीढ़ी हाँ, याद था बिल्कुल आपको? याद था। आपको? चाइनीज खो खो और कबड्डी भी याद था। अच्छा, very good। आपको? चाइनीज चेकर खेलते थे और कैरम, ये सब बच्चों के साथ मिलकर खेलते थे। दादी भी खेलती थी और मम्मी भी खेलती थी और बच्चे भी खेलते थे। आपके यहाँ कोविड से किसी को हुआ तो नहीं कोविड? मेरे दादाजी हैं जो नहीं रहे, कोविड से ही नहीं कोविड रहे। से? जी ये बुरा पल आपको कोविड ने दिया? जी। दीदी आप? हमारे बेटे को कोविड था अच्छा। लेकिन ठीक है। कोविड का जब स्टार्टिंग ही था तो मेरे हस्बैंड को ऐसा लगा, यानी वो सिम्टम्स सब थे, कोविड नहीं था, लेकिन इतनी घबराहट थी उस समय कि कोविड है करके। गणपति जी चालू है उसी समय की बात, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय वैसे ही उनको हम लोग ने अलग रखे कि नहीं यहाँ पर हम एक चीज, यानी देखिए दोनों प्लस माइनस था। माइनस तो बहुत ज्यादा था, बहुत जिनके बहुत अपने ज्यादा गए बिल्कुल। उनका दुख कभी वो खत्म क्षति नहीं खत्म हो नहीं हो सकता, सकती वो कभी। क्षति पूरी नहीं हो सकती। अपने ही वाले अपनों का चेहरा नहीं देख देखना पाए। चाहिए। जैसे मेरे बड़े भाई को हुआ सेकंड वाले इसमें, लेकिन वो एकदम स्टार्टिंग था। हम लोग हैदराबाद लेके गए, यानी उस समय कोई किसी के लिए खड़ा नहीं हो रहा था, हम पूरा परिवार उनको लेके गया और मौत के मुंह से वो वापस आए। तो वो भी एक दौर था। उस समय ऐसा समझ में आया नहीं, परिवार परिवार ही होता है।
कोई बाहर वाला नहीं एक्चुअली खड़ा कहीं ना होगा। कहीं मैं कहना चाहूंगा जी, कि वो बिल्कुल। आपका जो आप लोगों का जो पूरा एक साथ खड़े रहे ना, जी वो हिम्मत उनको वहां से बाहर ये निकाली। यानी आज भी ऐसा लगता है कि नहीं, अपने को जो अकेलापन लगता था वो नहीं है, नहीं, कहीं ना कहीं अंदर आपके सब परिवार अपनेपन से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। फिर उसके बाद जब कोविड का दौर आया, सब अपने घर में बंद हो गए, उस समय एक दूसरे के लिए काम करना वो एक चीज, नहीं तो पहले मम्मा काम कर रही है, सिर्फ मम्मा कर रही है, वैसा नहीं था। हस्बैंड वाइफ मिलके कर रहे हैं, बच्चे पूरे मिलके काम कर रहे हैं, किचन में एक टाइम का डिनर बच्चे या हस्बैंड बना रहे हैं, तो वो एक जो दोनों में अंडरस्टैंडिंग थी, यानी वो लाइफ टाइम के देखो, लिए। आपके जो हस्बैंड थे उनकी जी। कुछ नई रेसिपी जो कोविड के समय में ही मतलब इजाद किया उन्होंने और आपको बना के खिलाया, ऐसा कुछ? पनीर भुर्जी अच्छा। औसम बनाते हैं। हाँ। और बच्चे अभी भी बोलते मम्मा आपके हाथ की नहीं, वो तो पापा के हाथ पापा की के हाथ की चाहिए। जी, तो वो भी दौर था और वो लाइफ टाइम के लिए रह गया, क्योंकि वो 2 साल का पीरियड हस्बैंड मेरे जनरली 20 डेज बाहर रहते हैं, तो यानी लोग कैसा, कुछ लोग बोर हो रहे थे, अरे बाप रे सब साथ में रह रहे एकदम, लेकिन हम लोग के लिए वो इतना अच्छा टाइम था कि इतने टाइम हम एक साथ कभी नहीं तो रहे। कोविड के बाद वो मौका, पनीर भुर्जी का मौका मिला? जी, अभी भी मिल रहा है? अभी भी मैं नहीं बनाती, वो मेरे हस्बैंड ही बनाते हाँ, हैं। एक बात और भी है, खुला वातावरण, चहचहाती चिड़िया जो उस समय दिखी वो शायद अब कभी नहीं दिख पाएंगी, ऐसा वातावरण था। ऐसा लगता है कि कोविड जैसे जो लगता है वो हर साल कम से कम 3-4 दिन के लिए लगना चाहिए, सब अपने घर वापस आए, एक वीक के लिए सब और बंद ना हो जाए। बहुत कम आसमान हो गया। कितना ऐसा स्वच्छ नहीं लगता। साफ, मेरे को लगता है कि चहचहाती। जहाँ आपने 3-4 दिन की बात की तो वो तो आदमी ट्रेन पे ही रह जाएगा एक वीक कम से कम। करोड़ों कोविड का रहना है। जिसका करोड़ों का नुकसान होता है। मेरा भी रियलिटी यही मानना है कि जी। कोविड लगभग साल में एक एक महीना बार। ऐसा दौर आना चाहिए कि एक महीना वाकई हर सब दुकान 2 अपने घंटे के लिए परिवार के खुले लिए। और बाकी टोटल जरूरत के शट लिए। डाउन रहना चाहिए कि कहीं ना कहीं नहीं हमें वो परिवार के देखिए साथ अपने रहने का लिए मौका ठीक मिलता है, लेकिन जो रोज कमाने खाने वाले हैं नहीं, उनके लिए भी मैंने बोला हाँ, कि जी। 2 घंटे या एक टाइम हाँ। लिमिट तक ही व्यापार जी। खोले जाए और उसके बाद बंद किए जाए, क्योंकि बाकी उस टाइम अपने समय घर पर। हम हमारे घर में स्वस्थ थे तो हमारे लिए अच्छा था, लेकिन जो लोग रोड पे जा रहे थे उनका दुख सुन के तो यानी कोविड भगवान कभी ना आए, ये था हम बिल्कुल। कि उन लोगों ने क्या सहन करे। हम कोविड का एक त्योहार का नाम देते हुए कोविड को रख देते हैं कि भाई कोविड त्योहार है और उसमें 1 महीने की छुट्टी मिल रही है। जी 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 बस बिल्कुल सही है। लेकिन उस समय गरीबों के लिए मोदी जी बहुत ने बड़ी त्रासदी त्रासदी थी। 500 रुपए आते थे, बेचारे लोग खुश थे, कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं खर्चा पानी के मैं लिए। आपसे पूछना चाहूंगा कि कोविड में आप लोगों ने क्या किया, अपने समाज के लिए क्या किया? ये दौर जो था ये तो आप व्यक्तिगत हो गया, आप समाज के लिए तो देखिए जो जहाँ है कुछ वहाँ करने के का लोग मौका हैं। मिला कि नहीं मिला? नहीं नहीं, नहीं यहाँ पर हुआ था, एक हमारे ही वेलफेयर सोसाइटी का भी सचिव है लक्ष्मण, उसको कोविड हो गया था, तो वो कोई सामान उसके पास नहीं पहुंच रहा था, उसने हम लोगों को फोन किया था, तो हम लोगों ने उसके घर के पास अभिषेक रहता, मतलब भाई भाई हैं, लेकिन किसी को कोई खबर नहीं, उसका दिमाग ही नहीं चला कि मैं उसको बोलूं, फिर उनको और एक जन को बोल के हम लोग उनके घर में सामान भिजवाए, बाहर रख के चला जाता था। तो जो हमको जैसे पता चलता था जानकारी क्या मिली तो आपको? उनकी आपने हम उसको थोड़ा समाज सा का ही नहीं, देखिए अब हम सोसाइटी में रहते सोसाइटी हैं में किसी का तो भी help कर 3-4 सकते लोगों हो को उस हुआ समय। तो हम सुबह शाम डब्बा हम लोगों ने बांध लिया था, एक टाइम का डब्बा तुम दोगे, एक टाइम का डब्बा हम देंगे, और मेडिसिन जो चीज की नीड है वो पूरी सोसाइटी ने हेल्प किया। हाँ, सभी के लिए हाँ। कर सकते हैं, वो समाज का तो वो उसमें चीज नहीं है। और अब आप तीनों महिला, सॉरी आप जी कुछ बोल जी रहे जी थे, बोलिए बोलिए। नहीं आप बोलिए, मैं सॉरी मैं उस समय ना हम आप जो समाज के लिए बोल रहे हैं, उस समय हमने ऑनलाइन पूरे समाज को जोड़ा है, यानी ऑल इंडिया से जो जिसको हम जानते नहीं थे उसी ऑनलाइन में हमने परिचय सम्मेलन किया, कोविड के समय परिचय सम्मेलन भी हुआ, ऑनलाइन गेम्स खेलते थे, कोई भी कहीं से भी जुड़ता था। तंबोला हाँ। खेले थे हम। तो बाहर से हम लोग सब अपना काम करके 2 घंटा 3 घंटा हम लोग उसी पे इन्वॉल्व होते थे। ऑनलाइन हम लोग सारे Online प्रोग्राम में। करते थे। यानी करीबन हमने 100-150 प्रोग्राम उस समय किए ऑल इंडिया लेवल पे। बहुत बढ़िया। अब मैं आप चूंकि आप हर उम्र की महिलाएं यहाँ पे मैं ऐसे कह सकता हूँ बैठी हुई हैं, तो मैं एक बार आपसे ये पूछना चाहूँगा कि समाज में जो भी हम एक परिवार को देखते हैं तो एक सही तरीके से हम अपने परिवार को कैसे चला सकते हैं, पूरे मान सम्मान के साथ, पूरी सुख सुविधाओं के साथ, अगर सुख सुविधाएं कम भी हैं तो भी हमें अपने परिवार में किस तरीके से खुशहाली देना चाहिए, इसका तीनों का एक आप लोगों का मैं ओपिनियन चाहूंगा कि लोग अपने परिवार को कैसे रखें। सबसे पहले इसके लिए होनी चाहिए संतुष्टि। जिस परिवार में संतुष्टि है, अगर जिस बच्चे ने एक गेम लेके खुश हो गया कि हाँ मेरे को मिला है, तो वो घर या घर में एक सब्जी बनी है
और घर में कोई कला ना हो तो वो परिवार बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकता है। उसका सबसे बड़ा संतुष्टि होना चाहिए। मतलब आपके मन में हिसाब से आप संतोष कहना होना चाह रही हैं चाहिए। कि घर में एक ही सब्जी मिलेगी और संतुष्टि आपको रखनी पड़ेगी। नहीं, अगर ऐसा हो तो तालमेल बिठा के चलना चाहिए। हकीकत यही है कि तालमेल बैठा के चले। चलना प्लीज आप बताइए, आपके हिसाब से क्या लगता है, कैसे हम एक अच्छा परिवार बना सकते हैं? सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए सही तरीके से तो सही बैलेंस बन सकता है। अभी एक ये दौर देखा जा रहा है कि आजकल एक सास बहू वाला जो झगड़े होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे देखे जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? वही तो मैं बताई ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब अपना निभाओगे तो ना उनको प्रॉब्लम होगी ना आपको प्रॉब्लम होगी। इसमें से कोई एक अगर, या तो जैसे वो बड़े हैं उनको नहीं पसंद है वो चीज, छोड़ दीजिए। एक चीज और सामने आ रही निकल के कि जी। जैसे बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जो अपनी खुशियों के लिए अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं या उनका सही तरीके से पालन पोषण नहीं करते। वो तो अपना ही नुकसान करते हैं। किस तरीके से? बड़े का होना बहुत जरूरी है घर में, चाहे वो बच्चों के लेवल से सोचिए या अपने लेवल से सोचिए, सिखाने के लिए, हर चीज के लिए बड़ों का तो होना बहुत जरूरी है। दीदी आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? आपने जैसे कभी ऐसा कोई परि- एक्सपीरियंस भी है कि आपके सामने आया कुछ? आप सबसे पहले मैं आपका परिवार का जो क्वेश्चन था, हाँ बिल्कुल। तो मेरे को ऐसा लगता है जब तक आप एक दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो फैमिली में खुशहाली नहीं रहेगी। छोटा सा छोटा काम भी अगर कोई करता है तो उसका आप रिस्पेक्ट करो। हस्बैंड वाइफ है, बच्चे हैं, ऐसा नहीं है बच्चों का वो नहीं है, बिल्कुल। बच्चे भी अगर कुछ करते हैं तो अगर हम उनको सम्मान देते हैं तो वही भावना उनमें भी आएगी। हमारे घर में अगर इन लॉस है उनका भी सम्मान करें, तो ये अपने आप में अगर ये भावना आपके मन में है तो लड़ाई झगड़े की जड़ नहीं रहेगी। बिल्कुल। तो वो एक आप खुशी का माहौल बना सकते हैं। दूसरा, आप जो पेरेंट्स के ऊपर बोल रहे हैं कि वृद्धाश्रम में छोड़ते हैं, उसका मुझे लगता है प्लस से ज्यादा माइनस ही है। अगर आप अपने पेरेंट्स को छोड़ते हो, आप जो खुद करोगे वो आपका बच्चा आपके साथ करेगा। बहुत अच्छा। और दूसरी बात ये होती है कि आपके पेरेंट्स के साथ अगर बच्चे रहते हैं तो आप तो उसको 50% भी नहीं दे पाते अगर वर्किंग है तो वो आपके पेरेंट्स से ही सब चीजें सीखता है। तो मेरे हिसाब से ग्रैंड पेरेंट्स रहना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा लगता है कि आजकल की जनरेशन भी थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्व हो रही है अभी की, कि उनको ये चीज़ समझ आ रही है कि पेरेंट्स की क्या वैल्यू है। कहीं ना कहीं कोविड ने भी ये चीज जी सिखाया है। मुझे ऐसा यानी ये जो बीच का समय था वो एकदम ही न्यूक्लियर फैमिली का था, लेकिन अब वापस से वो ट्रेंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जनरेशन में आएगा और कभी आना कोई भी ऐसा चाहिए। दौर आप लोगों का जब आप लोग वृद्धाश्रम आप लोगों का जाना जाते ही जाते हैं साल में एक बार। थोड़ी सी तकलीफ होती है। भैया एक चीज बोलती हूँ, अपने यहाँ के वृद्धाश्रम बहुत अच्छे हैं। मैं जैसे महाराष्ट्र में जैसे जी जी मैं 15 साल नागपुर में भी बिल्कुल। रही, तो वहाँ जो हालत है बुजुर्गों की, उससे तो यहाँ की हालत बहुत अच्छी है। यानी ऐसा बोलना चाहिए जो वृद्धाश्रम आश्रम की या वृद्धों की? वृद्धों की राइट। वृद्धों की जो हालात हैं वो बहुत अच्छी है। यानी ऐसा लगता जैसे वो मिस करते हैं अपनी फैमिली को, वो करते होंगे, बट मुझे ऐसा लगता है एक एज ग्रुप में रहने के कारण और यहाँ की सुख सुविधा से वो खुश थे। लेकिन आप यही महाराष्ट्र में जाओगे तो सुविधा उतनी नहीं है। और कहीं ना कहीं देखो, परिवार ही होता है, परिवार को छोड़ के रहने का दुख तो कोई नहीं समझ सकता है। तो वो चीज है, वृद्धाश्रम तो रहना ही नहीं चाहिए एक हिसाब से। जी बहुत सही कहा आपने कि वृद्धाश्रम एक ऐसा, ये समाज के मुंह में एक ऐसी गाली है जी। कि जिसे सुनना, देखना और समझना तीनों परे है। तो ये मेरा भी निवेदन है अपने चैनल के माध्यम से आप सभी से कि हम जो ये वृद्धा आश्रम की नाम की गाली है इसे बंद कर दें और इस गाली को किसी को ना सुनना पड़े, कुछ ऐसे कदम उठाएं। और इसके लिए मुझे जहां तक लगता है कि हमें आपको कहीं कोई कदम नहीं उठाना, केवल अपने घर में अपने माँ बाप को सही सम्मान देना है। उन्होंने आपके लिए जो किया है, जो उन्होंने अपनी जिंदगी के हर पल आपके लिए जिए हैं, और लास्ट में हम उन्हें केवल कष्ट दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ना कि उनके पाँव में। क्योंकि वो अपनी जिंदगी जी चुके हैं। जिंदगी के कुछ पड़ाव में थोड़ा दुख सही तो भी सही, लेकिन हमारी पूरी जिंदगी पड़ी है, उस दुख को कहीं ना कहीं हमें भी देखना है। तो अपनी इन सभी बातों के साथ हम अपने इस चरण को विराम देते हैं और एक सही मापदंड, सही सुझाव के साथ आज
हमारे यहाँ जो शख्सियत आई थी उनके द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं उन सुझावों को आप सुनिए, देखिए और फॉलो करिए और देखते रहिए रिपोर्टर बाबा के अगले चरण तक और देखते रहिए रिपोर्टर बाबा। नमस्कार।